हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स पर अराउंड 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। देयर विल बी प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई क्या बोल रहा है, जीडीपी और एनडीपी के बीच में सबसे कम डिफरेंस कब होगा? तो भाई हम लोगों ने कल भी देखा था कि अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या माइनस करते हैं, वी सब्सट्रैक्ट डेप्रीशिएशन। सो आप कहां आ जाते हो, ग्रॉस से नेट के ऊपर आ जाते हो। तब देख लेते हैं डेप्रीशिएशन सबसे कम कब होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज स्लो इन अ नेशन एंड कैपिटल डेप्रीशिएशन इज हाई। अगर डेप्रीशिएशन हाई है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी। इफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई इन अ नेशन एंड कैपिटल डेप्रीशिएशन इज लो, यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थर्ड में भी बोल रहा है डेप्रीशिएशन आई, फोर्थ में भी बोल रहा है डेप्रीशिएशन आई, तो ये दोनों भी मेरे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई इन अ नेशन एंड कैपिटल डेप्रीशिएशन इज लो, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, इकोनॉमिकली ऑप्टिमल और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑलवेज रीच्ड इन इकोनॉमी व्हेन। सबसे बढ़िया तरीके से एफिशिएंट एलोकेशन कैसे हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बारे में पूछ रहा है इकोनॉमी में, कब हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दिए हुए देख लेते हैं। एवरी रिसोर्स इन द इकोनॉमी इज एम्प्लॉयड। भाई हर रिसोर्स को एम्प्लॉय कर देने से रिसोर्स एफिशिएंटली यूज नहीं हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत सारे रिसोर्स लगाए हो लेकिन सारे रिसोर्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में जा रहे हो, सो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड देख लेते हैं, रिसोर्सेज गो टू दोज हु नीड देम द मोस्ट। जरूरी नहीं है कि जिनको जरूरत है अगर आपने उनको रिसोर्स दे दिए तो उसको सबसे एफिशिएंट तरीके से यूज कर दें, हो सकता है वो उसको वेस्ट कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी 2। भाई क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखना हम लोगों ने कल टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे। एक हमने देखा था फाइनल गुड्स, एक हमने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या उनसे गुड्स होते हैं दैट आर विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होते हैं, विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि अभी इनमें वैल्यू इज येट टू बी एडेड, बोल सकता हूं मैं, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। मतलब ये अभी लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करके बाहर मार्केट में नहीं आए हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दे आर रेडी टू बी यूज्ड। ये कैसे होते हैं, रेडी टू बी यूज्ड, दे हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नो वैल्यू इज टू बी एडेड, क्यों, क्योंकि अभी रेडी टू बी यूज्ड है, डायरेक्टली यूज होने के लिए तैयार है। तो क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को डिडक्ट किया जाता है जीडीपी में से। ऐसा क्यों, क्योंकि जीडीपी की कल हमने डेफिनेशन ही देखी थी। व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहा हूं, तो अगर मैं फाइनल गुड्स को ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरी जीडीपी में सिर्फ कार प्रोड्यूस होती है, तो मैं जीडीपी में किसको जोड़ूंगा, कार की वैल्यू को जोड़ूंगा। अब आप बोलोगे कि सर कार की वैल्यू क्या है, तो कार में इंजन दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, टायर, बैटरी, दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अगर मैं इसको दोबारा जोड़ दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो इसलिए मैं फाइनल गुड की वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देता हूं। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट इंजन और टायर की वैल्यू ऑलरेडी कार की वैल्यू में एडेड है। देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए तो इंटरमीडिएट गुड की प्राइस को घटाया जाता है जीडीपी में से, बात सही है। इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन इन द कैपिटल स्टॉक। भाई डेप्रीशिएशन की कहीं भी बात नहीं हो रही वहां पे। कार में इंजन और टायर की वैल्यू और क्यों नहीं जोड़ते हैं भाई जीडीपी में, अगर इंजन और टायर की वैल्यू भी जोड़ेंगे और कार की वैल्यू भी जोड़ेंगे तो ये तो डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो ओनली 1 इज करेक्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। It is said that net domestic product is more realistic assessment of an economy's resource than gross domestic product. This is because भाई बोल रहा है एनडीपी ज्यादा बढ़िया तरीका है किसी भी चीज को मेजर करने का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मेजर करने का, देन जीडीपी। ऐसा क्यों है कि भाई हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ग्रॉस से नेट पर आप कैसे जाते हो, डेप्रीशिएशन को माइनस करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस की बात करता हूँ, मैंने मेरे ऑफिस में 20 न्यू चेयर्स बाय करी, इस साल मैंने 20 नई चेयर ऐड करी। सो मैं बोलूंगा भाई मेरी जीडीपी में 20 न्यू चेयर्स ऐड हो गई, लेकिन हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टीयर में मेरी 5 चेयर खराब हो गई हो। सो देखा जाए तो मेरा नेट एडिशन कितना हुआ, केवल और केवल 15। सो जीडीपी ज्यादा बढ़िया तरीका है या एनडीपी ज्यादा बढ़िया तरीका, तो आप बोलेंगे एनडीपी, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर वे। व्हाई, फॉर मोर रियलिस्टिक असेसमेंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन। तो देख लेते हैं, एनडीपी टेक्स इनटू अकाउंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज पेड विद जीडीपी डज नॉट। भाई ये तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। सो यहां पर कहीं भी टैक्सेस और सब्सिडी की बात तो नहीं हुई, यहां पर सिर्फ डेप्रीशिएशन की बात हुई है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। एनडीपी टेक्स
एनडीपी अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन विद जीडीपी डज नॉट। ये बिल्कुल सही है कि एनडीपी किसको मेजर कर लेता है, डेप्रिसिएशन को भी काउंट कर लेता है। सो मेरा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। मैंने ऑलरेडी बताया ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करो, प्लस माइनस करो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, रेंट सीकिंग एक्टिविटीज बाय बिजनेस फर्म ऑफन इन्वॉल्व। रेंट सीकिंग एक्टिविटीज क्या होता है, रेंट सीकिंग एक्टिविटीज या फिर एक वर्ड आता है क्रॉनी कैपिटलिज्म, काफी न्यूज में है, आप लोगों को पता होगा। ऑपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, है ना। इसका मतलब होता है रेंट सीकिंग एक्टिविटीज का लांछन लगा रहे हैं। रेंट सीकिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, लॉबिंग द गवर्नमेंट टू चेंज द रूल्स फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस, कि गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप रूल्स ऐसे बनाओ सो दैट अवर बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं दैट यू शुड चेंज द रूल, रिड्यूस द टैक्सेस, गिव अस मोर सब्सिडीज और अदर मेजर्स, ताकि उनका बिजनेस क्या हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो रेंट सीकिंग एक्टिविटीज या क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑफन सीन इन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एसेंशियली रिफर्स टू। देखो भाई, ग्रॉस मतलब इसमें डेप्रीशिएशन को काउंट हम नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है। डोमेस्टिक और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल मतलब पूंजी लगा रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफन सीन इन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एसेंशियली रिफर्स टू। पहला बोल रहा है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट। यस, इसका मतलब यही होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व विच इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल असेट्स। ड्यूरेबल असेट्स मतलब लाइक रेलवेज, रोड्स, ब्रिजेस, ये ड्यूरेबल असेट्स हैं, दे हैव अ सर्टेन लाइफ स्पान, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मनी सर्कुलेशन इन पब्लिक हैंड्स, इसका मतलब ये नहीं होता। कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर नहीं। डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, ये भी गलत ऑप्शन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, व्हाई इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अ बेटर मेजर ऑफ नेशनल इनकम देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगेन क्या पूछ रहा है, देखना इस बार पूछ रहा है कि जीडीपी से बढ़िया तरीका क्या है, तो बोले एनडीपी। ऐसा क्यों, जीडीपी से बढ़िया तरीका क्या है, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो भाई हम लोगों ने पहले भी देखा था कि देखो जीडीपी से हमको कहाँ जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ, मतलब डोमेस्टिक से कहाँ जाना है हमको, नेशनल। अब जीडीपी में हम लोगों ने क्या देखा था, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू, ये जो जीडीपी है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। मतलब देश के अंदर जो भी चीजें बनी उसको हम कहाँ काउंट करते हैं, जीडीपी में। हो सकता है शाओमी वाले ने, जो शाओमी आप एमआई का जो मोबाइल चलाते हो, उसका ऑनर भले ही चाइना में रहता है लेकिन मोबाइल भारत में बनाता है, तो उसको हम भारत की जीडीपी में काउंट करेंगे। जबकि हमारे रतन टाटा जो लैंड रोवर और जेगुआर जो इंग्लैंड में बनाते हैं, उसको हम कहाँ की जीडीपी में काउंट करेंगे, इंग्लैंड की, क्योंकि वो लोग वहां बना रहे हैं कार को। लेकिन एनडीपी का मतलब क्या होता है कि अब जो एमआई वाले ने भारत में इनकम करी उसको घटा दो, जो रतन टाटा ने इंग्लैंड में इनकम करी उसको घटा दो और उसको ऐड कर दो। सो मतलब अब आप क्या करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दो, तो जीडीपी से आप कहां आ जाओगे, जीएनपी पे आ जाओगे, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको सही तरीके से बताता है कि रतन टाटा ने विदेश में कितनी इनकम करी, विदेशियों ने भारत में कितनी इनकम करी, उनका सबका समेशन ले लो, जिसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यूजुअली भारत के केस में देखा जाता है कि भारतीय बाहर कम कमाते हैं और विदेशी भारत में ज्यादा कमाते हैं, इसलिए यूजुअली हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं, हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो हमारे यहां पर जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम निकल के आती है। चलिए अब देख लेते हैं, ये पूछ रहा है क्या है कि जीएनपी इज अ बेटर मेजर ऑफ नेशनल इनकम देन जीडीपी। जीएनपी रिफ्लेक्ट्स एन इकोनॉमीज इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी विच इज नॉट कैप्चर्ड बाय जीडीपी। बिल्कुल बात सही है। रतन टाटा यहां काम कर रहे हैं, रतन टाटा इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, एमआई वाला यहां काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाला यहां काम कर रहा है, डेल वाला अमेरिका में काम कर रहा है। तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड दिस इज नॉट कैप्चर्ड बाय जीडीपी। क्योंकि जीडीपी तो किसकी बात करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ डेप्रीशिएशन। देखो ग्रॉस जहां भी आ गया, ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं रहता है। ग्रॉस से नेट पर जब आप जाते हो तब आप डेप्रीशिएशन को माइनस करते हो। तो यहां पर तो दोनों जगह वर्ड कौन से यूज हुए, ग्रॉस, यहां पर भी कौन सा वर्ड हुआ, ग्रॉस। सो अभी डेप्रीशिएशन की तो कोई भी बात नहीं आएगी, तो जैसे डेप्रीशिएशन बोले हटा दो। जीएनपी इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं,
NNP होता, अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट होता तो मैं बोल सकता था कि हाँ डेप्रीशिएशन का आइडिया वहां पर इंक्लूडेड है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, जीएनपी अकाउंट्स फॉर पॉपुलेशन हेड काउंट इन नेशन दैट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड। अरे पॉपुलेशन हेड काउंट, ये पॉपुलेशन वगैरह को मेजर करने वाला काम नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो वन कहां पर दिया हुआ, बी में दिया हुआ, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिया भी है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीशिएशन माइनस करना है। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा था लेकिन वो ग्रॉस ही ग्रॉस की बात कर रहा था, डेप्रीशिएशन कहीं आएगा ही नहीं। फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, प्लस माइनस करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना है इन केस ऑफ इंडिया। और चाइना वालों के केस में वो लोग क्या करते होंगे, वो उसको ऐड करते होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टूल्स टू फाइट रिसेशन और स्लो डाउन इन इकोनॉमी। भाई देश में क्या आ गई है, मंदी आ गई है, स्लो डाउन आ गया, रिसेशन आ गया। अब रिसेशन या स्लो डाउन कब आता है, तो आप बता सकते हो रिसेशन कब आता है। रिसेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द डिमांड इज लो। जब डिमांड क्या हो गई है, डिमांड इज लो, डिमांड कम कर रहे हैं लोग। अगर डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा, क्यों, क्योंकि लोग चीज वस्तुओं की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑल्सो बिकम्स लो। अगर प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो अब कंपनियां कम प्रोडक्शन कर रही हैं तो उनको कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को बाहर निकाल देंगे, सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, किसके कारण, रिसेशन के कारण। अब रिसेशन से लड़ना है आपको तो आप क्या करोगे, तो देखो रिसेशन आया क्यों, बिकॉज डिमांड इज लो। अब डिमांड कम क्यों है, बिकॉज पीपल डोंट हैव मनी, उनके पास किसकी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। सो अगर आपको रिसेशन से लड़ना है तो व्हाट यू शुड डू, टू फाइट द रिसेशन, टू फाइट द रिसेशन यू शुड इंक्रीज द मनी सप्लाई। अब आप कुछ भी करके लोगों की जेब में पैसा दे दो, इंक्रीज द मनी सप्लाई। अब चाहे उनको लोन दे दो, सस्ते लोन दे दो, फ्री में दे दो, टैक्स कम कर दो, जो करना है करो, लेकिन लोगों के पास पैसा बढ़ाओगे, पैसा रहेगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और रिसेशन से आप लड़ पाओगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टूल्स टू फाइट रिसेशन और स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आप लोन वगैरह और महंगे कर दो। अगर लोन महंगे कर दोगे तो लोगों के पास पैसा और कम हो जाएगा, वो और कम लोन लेंगे, और कम लोन लेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो यहां पर क्या आना चाहिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आना चाहिए, यहां पर होना चाहिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी। लोन सस्ते करो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डिमांड करेंगे। टैक्स ब्रेक, हाँ टैक्स में कंसेशन दो, टैक्स घटा दो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, चीजें खरीदेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है, टैक्स ब्रेक्स देना चाहिए। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, यस एक्सपांशनरी मतलब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बढ़िया नए नए नोट छापेगा और करेंसी प्रिंट करेगा और लोगों में बांटेगा, सस्ते सस्ते लोन बंटवाएगा। तो ये काम करोगे तो भी आप रिसेशन से लड़ पाओगे। क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 2 and 3 इज करेक्ट। सो 2 and 3 कहां पर दिया हुआ, बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। डिफ्लेशनरी गैप किसको मेजर करता है, इट मेजर्स द एग्रीगेट डिमांड और द रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। भाई डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एक तरफ होती है सप्लाई, एक तरफ होती है डिमांड। अब डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, जब डिमांड कम हो जाती है। अगर डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ी हुई है, तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं, सप्लाई तो अभी भी एज इट इज है, मतलब सप्लाई बढ़ी हुई है, लेकिन डिमांड क्या हो गई है, डिमांड कम हो गई है। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो देन कंट्री विल मूव टुवर्ड्स द रिसेशन। तो किसकी स्थिति आना शुरू हो जाएगी, रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। रिसेशन है जिसको हम बोलते हैं स्लो डाउन। अगर इसका उल्टा होता है, मान लो कि डिमांड तो एज इट इज है, अगर इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि डिमांड तो बोले एज इट इज है, डिमांड तो बढ़ी हुई है, लेकिन सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, सो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सो एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप। सो डिफ्लेशनरी गैप इज रिलेटेड विद द एग्रीगेट डिमांड, रिडक्शन इन द एग्रीगेट डिमांड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है डिफ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड्स फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मीनिंग। और इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, जब सप्लाई गिर जाती है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, द हीटिंग अप ऑफ द इकोनॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब इकोनॉमी चलती कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज ऑफ इकोनॉमी, बोले इकोनॉमी कैसे चलती है, बोले ऐसे चलती है। तो क्या बोले एकदम कांस्टेंट मूव करती है, नहीं,
बोले इकोनॉमी में कभी समय आता है कि इकोनॉमी बहुत बूम पे जाती है, कभी टाइम आता बस्ट पे जाती है, फिर कहाँ जाती है, बूम पे जाती है, फिर बस्ट पे जाती है। सो दिस इज बूम पीरियड। बोले इन्फ्लेशन है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है तो बोले महंगाई है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हाई रहता है। फिर बूम के बाद क्या आता है, अचानक से बस्ट आता है, तो बस्ट में मतलब बोले क्या आ गया, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बोले तो रिसेशन वाली प्रॉब्लम आ गई। रिसेशन आता है तो क्या होता है, डिमांड घटती है, डिमांड घटती तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो बस यही बोल रहा है, द हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। हीटिंग मतलब क्या होता है, हीटिंग का मतलब होता है व्हेन द डिमांड इज वेरी हाई। और डिमांड हाई कब होती है, इन द बूम फेज, इसी फेज में तो होती है डिमांड हाई। सो डिमांड कब हाई होती है, डिमांड इज हाई इन द बूम फेज। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द हीटिंग फेज, हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी मतलब सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, अगर डिमांड बढ़ जाती तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता तो प्रोडक्शन और बढ़ जाता, प्रोडक्शन बढ़ जाता तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद होती है ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग के बाद फिर कौन सा पीरियड शुरू हो जाता, बस्ट वाला पीरियड शुरू हो जाता। सो हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। तो बूम फेज में होता है, तो रिकवरी फेज में होता है, बूम फेज में होता है स्टैगफ्लेशन। तो कहां पर होता है ये, बूम फेज में होता है। सो मतलब 2 तो आना चाहिए। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। देखो इसका आंसर वैसे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, दैट इज 2 ओनली। अब मैं आपको एक मीनिंग और बताता हूं, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है वो भी आप यहीं पर समझ लो। भाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है दैट डिमांड इज हाई। डिमांड कैसी है, बोले बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उतनी है। अब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, कीमतें तो बढ़ेंगी, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग हाई। अगर ये पेन बहुत ज़्यादा डिमांड में तो कंपनीज क्या करेंगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। सो डिमांड हाई होगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन हाई हो जाएगा देन कंपनी विल नीड मोर पीपल टू मैन्युफैक्चर दिस पेन। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन रहता है तब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और अगर इसका उल्टा करेंगे हम, अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है या रिसेशन की प्रॉब्लम है तो वो कब होती है कि जब डिमांड क्या होती है, आप बोलोगे डिमांड कम होती है। डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन देखना अब एक प्रॉब्लम कि जब इन्फ्लेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। दैट इज वेरी डेंजरस। इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत खतरनाक नहीं है, 4 to 6% इन्फ्लेशन इज यूजुअली डिजायर्ड। क्यों, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन इन्फ्लेशन है, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्वेश्चन से रिलेवेंट था क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट इन दिस सिनेरियो, लेकिन मैंने स्टैगफ्लेशन का आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो जल्दी से कमेंट करना है। कोई क्वेरी वगैरह है तो 9113912223 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से यूपीएससी और एमपीपीएससी के बैच की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसकी प्राइस मोस्ट अफोर्डेबल रखी है हमने 4500 रुपीज़, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेन का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड करो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आराम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500। और याद रखना वैलिडिटी कितनी रहेगी, 1 ईयर की। अनलिमिटेड टाइम आप वीडियोस को एक्सेस वगैरह कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, when the aggregate demand in the economy is low during a recession that it is inadequate to create sufficient number of jobs, this situation is called। भाई क्या बोल रहा है, जब डिमांड कब है, इकोनॉमी में डिमांड कैसी है, कम है। कब कम है, बोले रिसेशन में। तो अब देखना इकोनॉमी हम लोगों ने देखी थी कैसे चलती है। इकोनॉमी वर्क्स लाइक दिस, बूम बस्ट, बूम बस्ट। मतलब ये कौन सा पीरियड है, बूम पीरियड है। बूम पीरियड मतलब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा है। सो बोले एम्प्लॉयमेंट कैसा रहता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहता है। दिस इज बस्ट, या जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या होता है, बोले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना। सो ये क्या होता है, दिस इज साइक्लिक, साइकिल चलता है, बूम बस बूम बस बूम बस, जिसके कारण लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड, फिर एम्प्लॉयड होते, फिर अनएम्प्लॉयड होते। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पर चारों टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं, तो जल्दी से अनएम्प्लॉयमेंट बता देता हूँ। क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। पहला कौन सा दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर चेंज भी होता है। देखना जैसे कोविड के बाद ऑफलाइन से कहाँ स्विच हुआ एजुकेशन, ऑनलाइन पे स्विच हुआ।
तो देखो ऑनलाइन वाले तो अचानक से इनको रोजगार मिल गया, लेकिन ऑफलाइन वाले बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं थे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग। सो अगर आपके स्किल्स आपकी जॉब से मैच नहीं खाते हैं या वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पीपल आल्सो चेंज देयर जॉब, कि बोले मार्च तक एक कंपनी में जॉब की, मार्च में उसकी जॉब को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बोले अच्छा पैकेज मिल गया दूसरी कंपनी में। लेकिन उन्होंने कब बुलाया आपको ज्वाइन करने के लिए? बोले आप जून से ज्वाइन करना। सो आपकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट कब दी उन्होंने? बोले जून से दिए। सो ये जो मार्च से जून तक का महीना है, मतलब अप्रैल बीच में निकलेगा, मई बीच में निकलेगा, इस पीरियड में तो आप क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए ना। बोल सकता हूं मैं काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो मैं इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलता हूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीपल क्या कर रहे हैं? उनकी जॉब स्विच कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ समय के लिए वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो दिस इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, कोई भी एक एग्रीकल्चरल फील्ड है। बोले एग्रीकल्चरल फील्ड कितनी है? 5 एकर्स, 5 एकड़ की जमीन है। इस पे कितने लोगों की जरूरत है? फॉर एग्जांपल आई नीड 5 पीपल टू वर्क। और ये 5 लोग जब काम करते हैं तो ये एक अच्छा खासा बोले उपज निकाल लेते हैं। बोले कितने निकालते हैं? बोले फॉर एग्जांपल ये 10 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हैं। अब 5 लोगों की जरूरत थी, लेकिन मैंने इसी 5 एकड़ के एग्रीकल्चरल फील्ड पे 5 की जगह कितने लोगों को लगा दिया? 10 लोगों को एंगेज कर दिया। लेकिन अभी भी प्रोडक्शन तो कितना है? 10 क्विंटल ही है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो मैंने प्लस 5 लोगों को ऐड किया, क्या इनके ऐड होने से प्रोडक्शन में कोई भी अंतर आया? नहीं आया। तो देखा जाए तो इन 5 की जरूरत थी ही नहीं। सो एक्चुअली दीज आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ द साइकिल ऑफ बूम बस पीपल आर बिकमिंग unemployed then employed unemployed then employed. So क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाने वाला है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लफार कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑलरेडी कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। लफार कर्व किसके बीच में रिलेशन बताता? बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। भाई ये क्या बताता? फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव टैक्स रेट। टैक्स रेट बोले क्या है? बोले बढ़ रहा है। ये 0, फिर 10, 20 है ना, 30, 40, ऐसा बढ़ते बढ़ते कहाँ क्या? बोले 100 तक गया। तो दिस इज टैक्स रेट। और यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने? रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है? टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के तो इनकमिंग है। तो जैसे जैसे देखो ये बोले 10% रेवेन्यू, 20%, 30%, 40% और ऊपर जाते जाते मैंने बोला 100%। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स को बढ़ाया, पहले 0 था तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी 0 हुई। रेवेन्यू बढ़ाई 10% तो रेवेन्यू बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है। लेकिन कब तक मैं टैक्स को बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी? देखो एक समय आएगा कि अब जब टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा देन पीपल विल स्टार्ट लिविंग द कंट्री। वो देश छोड़ना शुरू कर देंगे। बोले अब टैक्स बहुत ज्यादा रहना मुश्किल है। सो अब एक पॉइंट के बाद टैक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जिस दिन आपने टैक्स 100% कर दिया उस दिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी काम करेगा उसकी पूरी इनकम तो गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में ले लेगी। सो अगर आप टैक्स को 0 रखोगे तो गवर्नमेंट की इनकम 0 होगी, टैक्स को 100% रखोगे तो भी गवर्नमेंट की इनकम 0 होगी। सो एक ऑप्टिमम लेवल पे टैक्स होना चाहिए, दैट ऑप्टिमम लेवल इज अराउंड 32%। 32% होना चाहिए। लेकिन भारत में कितना है? मोर देन 50% है, जिसके कारण टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन की प्रॉब्लम देखने के लिए आती है। सो लफार कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो कितने सारे हैं जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन। मीन्स जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से आराम से देख लेना। टाइम नहीं है तो वीडियो लेक्चर देख सकते हो आप इकोनॉमिक्स का, जो अपनी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज जनरली नॉट प्रेफर्ड एज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ ग्रोथ बिकॉज। भाई कल हम लोगों ने देखा था जीडीपी 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रियल जीडीपी और एक हो सकती है नॉमिनल जीडीपी। एक क्या हो सकती है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जहां पर इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने एक कार प्रोड्यूस की थी। एक सन ले लेते हैं अपन, सन 2012। 2012 को मैंने क्या लिया? फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस ईयर। बेस ईयर था सन 2012। 2012 में मैंने जो कार प्रोड्यूस करी वही कार मैंने 2024 में भी प्रोड्यूस करी। 2024 में मैंने वही कार प्रोड्यूस करी। और ये कौन सा ईयर है? तो मैंने बोला करंट ईयर है। अब देख लेते हैं जीडीपी का एक खेल क्या होता है। 2012 में मैंने कितनी कार बनाई? 10 कार बनाई। एक कार की कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपए। सो मेरी जीडीपी टोटल कितनी निकल के आ गई? तो आप बोलोगे 20 लाख रुपए, राइट।
अब 2024 में भी मैंने कितनी कार बनाई, 2024 में भी मैंने कितनी कार बनाई, 10 कार ही बनाई, लेकिन अब एक कार की कीमत कितनी हो गई है, 5 लाख रुपए हो गई है। सो मेरी जीडीपी कितनी निकल के आई, 50 लाख रुपए। तो देखा जाए तो 2024 में जीडीपी तो ज्यादा है, बट क्या सच में जीडीपी ज्यादा है, जबकि प्रोडक्शन तो सेम है। 2012 में भी 10 कार बनी थी, 2024 में भी 10 कार बनी थी। व्हाट डज इट मीन कि 2012 के कंपैरिजन में 2024 में प्राइसेस हैव इंक्रीज, और प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि क्या आ गया है। सो आप बोलते हो दैट देयर इज एन प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो इस जीडीपी को, ये जो बढ़ी हुई प्राइस है, इसको हमको बेस ईयर के साथ जब एडजस्ट करेंगे, सो देन वी विल अराइव एट द रियल जीडीपी। और ये जो जीडीपी निकली है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, इस महंगाई के कारण बढ़ी हुई दिख रही है। सो ये बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज जनरली नॉट प्रेफर्ड एज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ ग्रोथ। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, पता ही नहीं चलता कि जीडीपी सच में बढ़ी है, महंगाई के कारण जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। अगर सच में बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा, देन इट इज गुड, और अगर महंगाई के कारण ये बढ़ी, देन इट इज बैड। तो देख लेते हैं, इन्फ्लेशन इरोड द रियल वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल बात सही है, इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, इरोड कर देता है। यहां पर जीडीपी बढ़ी हुई इसलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, नॉमिनल जीडीपी नंबर डू नॉट कैप्चर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन। अरे भाई, चाहे रियल जीडीपी हो चाहे नॉमिनल जीडीपी हो, उसमें सर्विस सेक्टर इंक्लूड रहता है, बिकॉज जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पर रियल हो या नॉमिनल हो, सर्विसेज तो दोनों में इंक्लूड रहती है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो ओनली वन इज करेक्ट, सो आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 33, आंसर इज ए, वन ओनली। ये दिया हुआ था मैंने, नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस, रियल जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। और बेस ईयर हमने अभी क्या ले रखा है, 2012। बेस ईयर ऐसे साल को चुनते हैं जहां पर सारे प्राइसेस नॉर्मल होते हैं, उस दिन उस साल ना इन्फ्लेशन ज्यादा होता है ना इन्फ्लेशन कम होता है। और करंट ईयर तो जो अभी चल रहा है इस साल का, उसको चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन अ इकोनॉमी नेसेसरीली इंक्रीजेस इफ। नेसेसरीली, यहां पर नेसेसरीली वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेसेसरीली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी नेसेसरीली इंक्रीजेस इफ। भाई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमने कल भी देखा था कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे इनपुट सेम है बट स्टिल आउटपुट हैज इंक्रीज, व्हाट डज इट मीन, द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड वर्किंग एफिशिएंटली। भाई मेरे जो इनपुट थे, फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी ही मशीन, इतने ही रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, तो इनपुट तो कैसे है, सेम है, लेकिन अगर मेरा आउटपुट बढ़ गया है, व्हाट डज इट मीन, अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज हो गया है, मतलब मेरी इकोनॉमी कैसे वर्क करने लग गई है, एफिशिएंट वे में वर्क करने लग गई है। या मेरे इनपुट सेम और आउटपुट घट गया है, तो इकोनॉमी कैसी हो गई, इनएफिशिएंट हो गई है। सो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमी नेसेसरली इंक्रीजेज। हमेशा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, मतलब इनपुट नहीं बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है, ऐसा कब होगा, कब होगा ऐसा, जब एफिशिएंटली आप इकोनॉमी को यूज करोगे। सो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव्स गिवन अ कांस्टेंट पॉपुलेशन। ह्यूमन कैपिटल पे वर्क करोगे, बिल्कुल लोगों को स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करोगे। सो इनपुट तो सेम रहेंगे लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एफिशिएंट तरीके से वो काम करने लग जाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है। फिजिकल कैपिटल एक्यूमुलेट्स एट रैपिड रेट। भाई कैपिटल एक्यूमुलेट करोगे तो आप इनपुट बढ़ा दोगे, उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। सो दिस इज रॉन्ग। लेबर फोर्स ग्रोज एट फास्ट रेट। अरे लेबर तो बढ़ रहा है लेकिन लेबर बोले अनस्किल्ड है, उसकी जरूरत ही नहीं है जो काम हो रहा है, तो क्या आउटपुट बढ़ेगा, देन आउटपुट विल कम डाउन। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए। इजी क्वेश्चन था, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे कल भी हम लोगों ने इसको डील किया था। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनमें से कौन सी चीज़ों को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। भाई हम लोगों ने कल टाइप ऑफ गुड्स देखे थे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दैट आर स्टिल विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये कहाँ होते हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, मतलब फैक्ट्री में ही अभी बने नहीं है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, वैल्यू इज येट टू बी एडेड मतलब अभी इनकी खुद की वैल्यू नहीं है, इनमें वैल्यू ऐड करना बाकी है, तभी ये मार्केट में बिकेंगे। फॉर एग्जांपल इंजन खरीदते हो क्या कार का, नहीं, क्योंकि इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, उसमें वैल्यू जोड़ना बाकी है। जब तक कार की बॉडी चेंजेस में नहीं लगेगा आप उसको नहीं खरीदोगे। क्या आप सिर्फ कार का टायर खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, बिकॉज इट इज विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, हाँ डेफिनेटली होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को ही तो इकट्ठा किया जाता है, तभी तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे फाइनल गुड बनाते हैं। और फाइनल गुड कैसा होता है, रेडी टू बी यूज्ड बाय द यूजर, तो यही होता है। तो बिल्कुल इंटरमीडिएट गुड्स को तो यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूमर गुड को यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल दिस पेन, पेन क्या है, कंज्यूमर गुड है,
तो क्या मैं इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा हूं? नहीं करूंगा इस पेन को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मार्केट में बिक चुका है, मेरे घर पे आ चुका है। दिस रिमोट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, इट इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कैमरा, टीवी, फ्रिज, ये क्या है? दीज आर कंज्यूमर गुड्स। इवन बिस्किट इज अ कंज्यूमर गुड। तो क्या आप कंज्यूमर गुड को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हो? नहीं यूज करते हो, इंटरमीडिएट को करते हो। कि कैपिटल गुड्स को यूज करते हो? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो अदर गुड्स को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल बिग प्लांट, मशीनरी, हैवी ड्यूटी मशीनरी, ये क्या है? नए गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, डेफिनेटली ये वाले गुड्स यूज होते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था ये, बड़ा इजी था। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। टाइप्स ऑफ गुड्स के होते हैं, फाइनल गुड्स दैट हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कार दिख रही है बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर आ चुकी है, रेडी टू बी यूज है ना, कंज्यूमर हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकती है। इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। कंज्यूमर गुड्स हम लोगों ने देखे थे, ये क्या है? डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स लाइक टीवी, फ्रिज, एसी, बिस्किट, है ना, ये सब चीजें क्या है? हम लोग इसको यूज करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब जिनका एक सर्टेन लाइफ स्पान होता है, जैसे ये एसी दिया हुआ है। एसी बोले कितने साल चलेगा? 5 से 10 साल चलेगा, तो इसका एक सर्टेन लाइफ स्पान है, सो वी विल कॉल दिस अ ड्यूरेबल गुड। अब दूसरे आते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब वो ड्यूरेबल तो है लेकिन ड्यूरेबल से कम उनकी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी, क्लॉथ, शूज, इनकी लाइफ क्या होती है? 5-10 साल होती है। कपड़े 5-10 साल पहनते हो? नहीं, 6-7 महीने, 5-6 महीने। तो ये क्या है? सेमी ड्यूरेबल, कि एक बार के यूज में खत्म नहीं होंगे, इनका भी कुछ ना कुछ लाइफ स्पान है, बट लेस देन ड्यूरेबल्स। नेक्स्ट है बोले नॉन ड्यूरेबल्स। बिस्किट खाए, सिंगल यूज में खत्म, है ना, तो ये क्या हुआ? दिस इज नॉन ड्यूरेबल गुड, सिंगल यूज में ही फिनिश कर दिया आपने उसको। सर्विसेज मतलब ऐसे गुड्स जिनको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टीचिंग, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ सर्विस, यू कैन नॉट टच इट बट इट्स बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड। डॉक्टर कंसल्टेंसी, यू कैन नॉट टच इट बट इट्स बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड। मूवी थिएटर, आप पिक्चर देखने जाते हो, छू नहीं सकते हो ना उसको, बस एंजॉय करते हो, दैट आर सर्विसेज। कैपिटल गुड्स मैंने बताया यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड दे आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कैपिटल गुड्स। सो प्रोडक्शन में कौन कौन से गुड्स यूज होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स यूज होते हैं और कैपिटल गुड्स यूज होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी विल रिड्यूस इफ। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जीडीपी यहां पर लिखता हूं मैं, जीडीपी से कहां जाना है आपको? एनडीपी, मतलब सिर्फ ग्रॉस को नेट में बदलना। तो कैसे बदलोगे? माइनस कर दोगे क्या चीज? डेप्रीशिएशन। सो जीडीपी और एनडीपी के बीच में डिफरेंस सबसे कब कम होगा? जब डेप्रीशिएशन इज नियर जीरो। जब डेप्रीशिएशन सबसे कम होगा तब क्या होगा? इन दोनों के बीच डिफरेंस सबसे कम होगा। एक्सपोर्ट ग्रो फास्टर देन इंपोर्ट। अरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कहां कर रहे हो भाई? डेप्रीशिएशन वर्ड ढूंढना है। द इकोनॉमी बिकम्स मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, नेचुरल रिसोर्स गेट डिप्लीटेड। नेचुरल रिसोर्स डिप्लीटेड हो गए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बोले अभी तो यहाँ डेप्रीशिएशन की बात नहीं हो रही, ये एलिमेंट करो। बैंक लोन्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, बैंक लोन एक्सपेंसिव हो गए तो उस पर ये जीडीपी एनडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब डेप्रीशिएशन नाम का वर्ड ही कहीं यूज नहीं हुआ। बट अगर देखा जाए तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है? द इकोनॉमी बिकम्स मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस। अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएगी तो अब डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डेप्रीशिएशन कम हो जाएगा तो जीडीपी और एनडीपी के बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यूपीएससी बोलता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन को चुनो, और यहाँ पर इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा बी। द इकोनॉमी बिकम्स मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सो दैट डेप्रीशिएशन कैन बी रिड्यूस। और डेप्रीशिएशन मतलब जो नॉर्मल वियर एंड टियर में होता है, एक्सीडेंट होता है तो वो डेप्रीशिएशन नहीं है। और डेप्रीशिएशन से बचने के लिए कंपनी डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड भी रखती है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी रीड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ने के पहले समझ लेते हैं जल्दी से इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मैंने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया सो मेरा प्रोडक्शन कितने रुपए से बढ़ गया? बोले 1 रुपये से बढ़ गया। सो ICOR मेरा क्या हो गया? 10। बोले 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब अगर मैंने बोला मेरा ICOR इज 10, इन दिस केस ICOR इज 10। अब मैंने बोला मेरा ICOR कितना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना? बोले 20 है। इसका मतलब क्या है कि अगर अब मैं 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा तब मेरा 1 रुपए का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। सो देखा जाए तो इस केस में मेरी इकोनॉमी कैसी है? इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले केस में तो 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पे ही 1 रुपए का प्रोडक्शन बढ़ गया। सो ICOR शुड बी लो
सो लो ICOR इज प्रिफर्ड, क्यों, मतलब कम इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा रिटर्न निकाला, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो क्या बोल रहा है, ICOR इज द मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेसेसरी फॉर एन एंटिटी टू जनरेट नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल बात सही है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है टू प्रोड्यूस नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। स्टेटमेंट 2 देखो, अ हायर ICOR वैल्यू इंडिकेट्स हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी। दिस इज रॉन्ग, हम लोगों ने देख लिया, अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, मतलब 20 रुपए लगाओगे तो 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो दिस इज इनएफिशिएंट इकोनॉमी। और 10 रुपए लगा के 1 रुपए बढ़ाया तो दिस इज एफिशिएंट। सो ICOR कम है, उसकी वैल्यू कम है, विच मींस हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी। सो लोअर ICOR, यहां पर क्या आएगा, लोअर ICOR वैल्यू इंडिकेट्स हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी। सो मेरा आंसर हो जाएगा यहां पर 1 ओनली। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं, अगर आप लोग भी UPSC और MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परसिवरेंस IAS की ऐप के ऊपर आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी प्राइस होने वाली ओनली 4500। वेदर यू जॉइन UPSC और MPPSC डजंट मैटर, 4500 रुपीज़ में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा है, पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम्स आर ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू फ्री राइडर प्रॉब्लम विच इंप्लाइज दैट। भाई पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम्स आर ऑफन रिलेटेड टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, तो इसमें 2 वर्ड्स जुड़े हुए हैं, एक हो पब्लिक गुड्स और एक है फ्री राइडर। तो सबसे पहले अपन समझ लें पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर दिस पब्लिक गुड्स। तो गुड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं पब्लिक गुड्स, एक होते हैं प्राइवेट गुड्स। एक होते हैं पब्लिक गुड्स, एक होते हैं प्राइवेट गुड्स। अब पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में ये नहीं सोचना कि सरकार देती है तो पब्लिक गुड है और प्राइवेट देते हैं तो प्राइवेट गुड, नहीं, उसकी कुछ डेफिनेशन है। पहला है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, फिर मैं लिख रहा हूं नो डायरेक्ट पेमेंट, फिर मैं लिख रहा हूं नो राइवलरी इन कंजम्पशन। अब देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग अलग गुड्स की बात करता हूं। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिसमें आपको कोई एक्सक्लूड नहीं करेगा, उसके लिए आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है और यूज करने में कोई राइवलरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ टॉक अबाउट स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट कैसा गुड है, बोले पब्लिक गुड है। क्यों, क्या आपको कोई एक्सक्लूड करता है स्ट्रीट लाइट यूज करने से, बोले नहीं। क्या डायरेक्ट पेमेंट करा आपने उसके लिए, नहीं करा, वो तो डायरेक्ट पे नहीं किया आपने। क्या अगर आपने डायरेक्ट पे नहीं करा तो आपको कोई एक्सक्लूड कर देगा, नहीं करेगा। क्या उसमें राइवलरी इन कंजम्पशन है कि अगर मैं चला गया स्ट्रीट लाइट के नीचे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट डिफेंस, डिफेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। क्यों, क्या आपने डिफेंस के लिए डायरेक्ट पे किया, नहीं किया, डायरेक्ट पे नहीं किया। अगर डायरेक्ट पे नहीं किया तो क्या कोई आपको एक्सक्लूड कर देगा, बोलेगा आर्मी आपकी रक्षा नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा, यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड। क्या राइवलरी इन कंजम्पशन है क्या, कि डिफेंस में ऐसा है कि मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है, नहीं, सबको बराबर है। तो इस टाइप के गुड्स क्या है, बोले दीज आर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है, कोई आपको एक्सक्लूड नहीं करेगा और राइवलरी इन कंजम्पशन नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट रेलवेज, सो रेलवेज किस टाइप का गुड है, सो देखना रेलवेज ऑल्दो इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन रेलवे इज अ प्राइवेट गुड। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है, क्या डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज रेलवे। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ट्रेन से उतार दिया जाएगा। क्या राइवलरी इन कंजम्पशन है, हाँ हो सकता है मैंने जल्दी टिकट्स बुक कर ली, अब आपके लिए टिकट्स अवेलेबल नहीं है। सो रेलवे इज अ प्राइवेट गुड, है ना। अब अगर मान लो मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल ऐप सब्सक्रिप्शन, आपने मेरी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया, वो कौन सा गुड है, पब्लिक गुड या प्राइवेट गुड। ऐप सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो प्राइवेट गुड, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको एक्सक्लूड कर दूंगा, लेकिन वहां पर राइवलरी इन कंजम्पशन भले ही नहीं है। तो तीनों में से अगर एक भी केस सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइवेट गुड। और अगर तीनों केस सेटिस्फाइड होते तो हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, डिफेंस, ओके, फिर स्ट्रीट लाइट, रोड्स, रोड है ना। तो ये सारी क्या है, रोड मतलब टोल रोड नहीं, टोल रोड तो कहाँ जाएंगे, वो तो यहाँ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोल रोड में आपको डायरेक्ट पे करना पड़ता है, लेकिन जो शहरों में सड़कें रहती हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। सो पब्लिक गुड्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है फ्री राइडर इकोनॉमी की। फ्री राइडर का मतलब क्या होता है, देखो पब्लिक गुड्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है, कोई एक्सक्लूड नहीं कर रहा और राइवलरी इन कंजम्पशन नहीं है। सो पब्लिक गुड को लोग जबरदस्ती यूज करते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं करना, फ्री में आ रहा है ना, तो बोले रगड़ो इसको। तो क्या बोल रहा है, विच इंप्लाइज दैट गुड्स ऑफन डू नॉट कम एट एनी कॉस्ट टू द पब्लिक। गुड्स, क्या गुड्स किसी भी उसकी कॉस्ट नहीं होती क्या, अरे गुड्स की तो कॉस्ट होती है, जनता को वो फ्री में लगता है, बट गुड्स हैज इट्स कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी हैज इट्स कॉस्ट, डिफेंस हैज इट्स कॉस्ट, रोड्स हैज इट्स कॉस्ट। तो
तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पीपल नॉट पेइंग फॉर द गुड मे कंटिन्यू टू एक्सेस इट, हाँ बिल्कुल, मुफ्त का मंजन सब करते हैं। सो पीपल नॉट पेइंग फॉर द गुड मे कंटिन्यू टू एक्सेस इवन इफ दे डोंट हैव एनी नीड। तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज टू ओनली। सो यहाँ पे पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड क्या होते हैं, मैंने उसकी डेफिनेशन आपको इजीली दे दी है। सो रेलवे इज अ प्राइवेट गुड। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं, कहां पर दिए हुए हैं, यस, नेशनल डिफेंस, क्लीन एयर, लॉ एंड ऑर्डर, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, लाइट हाउसेस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, है ना। प्राइवेट गुड क्या होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना। एजुकेशन कौन सा गुड है, देखो अगर सरकारी स्कूल में मिल रहा है तो भी उसमें देखा जाए तो राइवलरी इन कंजम्पशन तो है, तो एजुकेशन तो क्या होगा, बोले पब्लिक गुड ही होगा। हेल्थ केयर, यहाँ पे भी पैसा लगता है सरकारी अस्पताल में, भले 5 रुपए की टिकट कटती है, लेकिन वो भी क्या है, पब्लिक गुड है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गलत हो सकते हैं, तो जो मैंने बताया उस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते, क्या बोलते हैं, इंडिया में ग्रो इकोनॉमिकली फास्टर इफ, क्या बोल रहा है, इंडिया में ग्रो, मस्ट नहीं बोल रहा है, इंडिया में ग्रो। इंडिया ग्रो कब कर जाएगा इकोनॉमिक फास्टर, कब, देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो शायद इंडिया भी ग्रो कर जाए, जरूरी नहीं पूछ रहा, बोल रहा मे ग्रो, मे मतलब स्टेटमेंट विद वाइड पॉसिबिलिटीज, और जो स्टेटमेंट विद वाइड पॉसिबिलिटी रहता दीज आर यूजुअली करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो यूपीएससी में करेक्ट होते हैं। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी वगैरह का निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो फास्ट करेगी ही करेगी। तो ये बोल रहा मे ग्रो, हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, हो सकता है सबको लॉस हो जाए, लेकिन ये पूछ रहा मे ग्रो तो कर सकती है, तो आंसर इज यस, इट कैन ग्रो। सो मेरा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, और करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम, इट इज एनहेंस्ड बाय। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बोले इट इज द टोटल डिमांड ऑफ फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो बोले कैपिटल फॉर्मेशन करके क्या एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। देखना, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया, इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लांट लगाऊंगा, मशीनरी वगैरह लगाऊंगा, मतलब फैक्ट्री बनाऊंगा, और अगर फैक्ट्री बनाऊंगा तो क्या करूंगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, और रोजगार आ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाएंगे। तो बिल्कुल कैपिटल फॉर्मेशन से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, बात सही है। इंक्रीजिंग रेपो रेट, रेपो रेट मतलब रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू, आरबीआई किसको पैसा देता है, लैंड्स टू कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आरबीआई महंगे लोन देगा कमर्शियल बैंक को, सो कमर्शियल बैंक फिर लोगों को भी महंगे लोन देंगे, सो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे तो अब लोग कम लेंगे। सो अगर आरबीआई महंगे लोन देगा बैंकों को, कमर्शियल बैंक को, सो कमर्शियल बैंक लोगों को और महंगे लोन देंगी, तो उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम बोरो करेंगे। सो रेपो रेट बढ़ा दोगे तो क्या उससे डिमांड बढ़ेगी, नहीं, अगर पैसा कम होगा तो फिर लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, बोले अब हम लोन नहीं ले पा रहे हैं, सो अब हम कार नहीं खरीदेंगे, हम बाइक नहीं खरीदेंगे, बिकॉज लोन्स आर कॉस्टली। सो इंक्रीजिंग रेपो रेट शुड नॉट बी देयर। लोअरिंग टैक्स रेट, हाँ अगर टैक्स कम करोगे तब क्या लोगों को चीजें सस्ती दिखेंगी, क्यों, बोले टैक्स, बोले पहले कार कितनी की आती, 10 लाख, 8 लाख की मिल रही है, क्यों, बोले 2 लाख, टैक्स कम हो गया, लोग बोलेंगे चीज सस्ती है फटाफट खरीदो, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो लोअरिंग टैक्स रेट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड which is the total demand for final goods and services in the economy at a given time period. So आंसर क्या होगा मेरा 1 and 3, और 1 and 3 कहां पर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर जनरली इंक्लूडेड इन जीडीपी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी, जीएनपी माइनस जीडीपी ऑफ अ नेशन। क्या बोल रहा है भाई, जीएनपी माइनस जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, इज इक्वल टू क्या, यही पूछना चाह रहा है ये। तो भाई हम लोगों ने पहले भी देखा था कि आपको अगर जीडीपी पे से जीएनपी पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडिया, चाइना के केस में प्लस करना पड़ेगा। बोले रतन टाटा ने इंग्लैंड से कितना कमाया उसको जोड़ो, शाओमी वाले ने इंडिया से कितना कमाया उसको माइनस करके चाइना भेज दो, ओवरऑल सब निकाला तो बोले क्या निकल गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकलता कैसे, तो देखो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी
जीडीपी में से क्या घटाऊंगा मैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यही है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, जीएनपी माइनस जीडीपी। सो देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी, यही तो मुझसे पूछना चाह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो बोले इट इंक्लूड्स व्हाट, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब पूछ रहा है, मतलब वो मुझसे। सो इट इंक्लूड्स रेमिटेंसेज। हाँ रेमिटेंसेज बोले तो क्या, सऊदी अरब में किसी ने पैसा कमाया तो उसने वहाँ काम किया, लेकिन पैसा कहाँ भेज दिया, इंडिया, तो था तो इंडियन। रतन टाटा ने जो पैसा विदेश में कमाया वो वापस बुलवा लिया भारत, सो इट इज काउंटेड अंडर नेशनल। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में रेमिटेंसेस काउंट होते हैं। हाँ ट्रेड बैलेंस, हाँ हमने कितने गुड्स बाहर भेजे, कितने गुड्स बाहर से बुलवाया, उनका बैलेंस कर दो, दैट इज ट्रेड बैलेंस, तो वो भी इंक्लूडेड है। हाँ इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, अब ये आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए मुझे देखो, अगर यहां पर मुझे डाउट भी है सो डू नॉट वरी, मेरे दो ऑप्शन तो क्या हो गए, करेक्ट हो गए, 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में करेक्ट है, दैट इज सी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल शुड ऑल्सो बी देयर इन द आंसर, सो मेरा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42, क्या बोल रहा है, एन इकोनॉमी कैन हीट अप ड्यू टू, मैंने बता दिया हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है व्हेन द डिमांड इज इंक्रीजिंग, डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी रह जाती है, सप्लाई कम हो रह जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी इज एंटर्ड इनटू हीटिंग पीरियड, हीट अप ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है, दैट इज इन द बूम पीरियड। इकोनॉमी कहाँ पर है, बूम पीरियड में, फिर वो बस्ट पीरियड में आती है, फिर बूम में जाती है, फिर बस्ट में जाती है, और दिस इज द साइकिल। तो इकोनॉमी कैन हीट अप ड्यू टू, इकोनॉमी हीटिंग पीरियड में कब जाती है, जब क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। इन्फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी बाय सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट, भाई डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, तो पैसा कब आता है, व्हेन देयर इज इन्फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी आइदर बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोले लोन सस्ते बांटो ताकि लोग पैसा लें और जोरदार खरीदारी करें, डिमांड बढ़ाएं और इकोनॉमी को हिट कर दे, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो बात बिल्कुल सही है, इसके कारण इकोनॉमी हीटअप करती है। स्टेटमेंट 2 बोल देते हैं, मिस मैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, बिल्कुल सही है, हो सकता है डिमांड नहीं बढ़ी हो लेकिन सप्लाई क्या हो गई हो, बहुत कम हो गई हो, तो जिसके कारण भी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो बात बिल्कुल सही है, अगर मिसमैच हो गया तब भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ 1 and 2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आई थिंक दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, अनलाइक इन कमांड इकोनॉमीज, कमांड इकोनॉमीज मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज रहती हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी रहती है, वेयर गवर्नमेंट इज कमांडिंग द इकोनॉमी, दैट इज कमांड इकोनॉमी, वेयर प्राइसेज आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, कॉमा करके बोल रहा है, इन मार्केट इकोनॉमी प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो दो टाइप की इकोनॉमी होती है, कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सारी चीज़ों को कैसे डिसाइड किया जाता है, प्राइस, डिमांड और सप्लाई पे ऑटोमेटिक बैलेंस होती है, और कमांड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट करती है, तो बात सही है बिल्कुल हाँ। अनलाइक इन कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी में प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, बात सही है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इन मार्केट इकोनॉमी, इन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री इकोनॉमी, जहां पे डिमांड और सप्लाई के कारण किसी भी चीज का प्राइस तय होता है, डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज नॉट सेंट्रली मेड, हाँ गवर्नमेंट नहीं लेती है इसलिए सेंट्रली मेड नहीं होता है, वेयर इज इन कमांड इकोनॉमी सच डिसीजन मे बी मेड सेंट्रली, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कमांड इकोनॉमी में तो यूजुअली ये डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट, की क्या बनाना है, कितना बनाना है, लेकिन फ्री इकोनॉमी में जिसकी जरूरत है सिर्फ वही चीजें बनती है, बाकी चीजें नहीं बनाई जाती। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा सी। इजी था ये क्वेश्चन भी, एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी यूजुअली हैज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कल ही हम लोगों ने देखा था, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या रहता है, डीरेगुलेटेड प्राइस सिस्टम, हाँ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो वहीं से प्राइस डिसाइड होता है, दैट इज डीरेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड कीनीस को भी देखा था, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज को भी देखा था, ग्रेट डिप्रेशन को भी देखा था, तो एक बार आप प्रीवियस जो एमसीक्यू वाली क्लास उसको जरूर देखना। लार्जली फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिल्कुल फर्म को अगर फायदा है तो वो एंट्री करेगी, लॉस है तो वो एग्जिट भी कर जाएगी, और उस पर कोई गवर्नमेंट ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा पाएगी। सो यहाँ पर ज़्यादा लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज है ना, ये सब कोटा वगैरह नहीं चलते, बात सही है। नो पब्लिक प्रॉपर्टी,
क्या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? अरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो क्या अमेरिकन सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्या? क्या उनके पास पार्लियामेंट नहीं है, उनके पास रेलवेज नहीं है, उनके पास एयरपोर्ट नहीं, उनके पास भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये नो पब्लिक प्रॉपर्टी इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, कुछ तो होगा उनके पास, सरकार भिखारी थोड़ी है। सो 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो 1 and 2 कहां दिया हुआ है? बी में दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 44th का बी, 1 and 2 ओनली। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अब वीडियो पसंद आया तो जल्दी से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कमेंट में मेंशन करो। और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप एमसीक्यू सीरीज देखना चाहते हो उसको भी एक बार मेंशन कर दो। अभी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है।